क्वेश्चन नंबर 4 या किसी क्वेश्चन का 4 पार्ट है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो मैंने सारा करवा दिया था। क्या प्रॉब्लम हुई है क्वेश्चन में, बताएं जरा। मैम ए और बी की वैल्यू नहीं निकल रही थी। बी की वैल्यू नहीं फाइंड हो रही। इक्वेशंस क्या बनी आपकी? पहले मुझे इक्वेशंस लिखवाएं, मैं वैल्यू फाइंड करती हूँ। ठीक है, तो आप इक्वेशन बनाएंगे, लिखवाएं। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 4। ax plus b is equal to 4। और सेकंड इक्वेशन और दूसरी बनी है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू -2। प्लस b इज इक्वल टू -2। हाँ जी। अपने इक्वेशन ही गलत बनाई है। जिस टाइम मैं क्वेश्चन करवा रही होती हूँ उस वक्त थोड़ा सा कॉपी पेंसिल को साथ रखा करें। क्वेश्चन देखें जरा। क्वेश्चन में उसने कहा है f of x इज इक्वल टू 24 ओवर ax प्लस b। जब आप x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो इट्स मीन 1 यहाँ पे भी है। इस पूरे फंक्शन के अंदर जहाँ पे भी x है वहां पे हमने 1 सब्स्टिट्यूट करना है। आपने जो मिस्टेक की हुई है उसने x के साथ जो है वो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट नहीं किया। यहाँ पे x के साथ भी 1 आएगा और वो 1 एज इट इज ही स्किप हो जाएगा क्योंकि a के साथ 1 मल्टीप्लाई होके a ही रहेगा। जी सेकेंडली मैम, जब यही -1 रह गया था बस। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे -1 आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। क्या क्लियर हो गया क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है? यस मैम, एक्स की वैल्यू अब नहीं इन डाली थी। क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा और आपका आंसर जो है वो यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चंस किए थे क्वेश्चन नंबर 5 तक। आगे क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस है वो मैंने आप लोगों का था, मैं खुद करवाऊंगी आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे पहले क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना बहुत इजी है। An open box is to be made from 8 inches cross 15 inches। इसका एरिया बताया हुआ है। जैसे हम कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, आप कहीं भी कोई भी चीज या प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो उसका एरिया इसी टाइम में बताया जाता है 8 क्रॉस 15 या फीट में बताया जाता है। ये जस्ट छोटा बॉक्स है, इसको इंचेस में उसने डिफाइन किया हुआ है कि इंचेस के अंदर इसकी जो फाइंडिंग डायरेक्शंस है उसकी हाइट और उसकी विड्थ है। यहाँ पे 8 उसकी हाइट है और उसकी जो विड्थ है वो 15 इंचेस है। कोई सा भी बॉक्स है वो 8 एंड 15 इंचेस का है। बॉक्स को आगे उसने कट किया है, पीस ऑफ मटेरियल, पीस ऑफ मेटल शीट जो है उसका बॉक्स है। बाय कटिंग आउट स्क्वायर्स, उसको स्क्वायर्स में कट किया है विद साइड्स ऑफ लेंथ x फ्रॉम ईच ऑफ द फोर कॉर्नर्स एंड बेंडिंग अप द साइड्स एक्सप्रेस द वॉल्यूम v of the box as a function of x and state the domain of the given function। जो भी आपके पास फंक्शन बनेगा उसकी डोमेन भी हमने डिफाइन करनी है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर इसको डिफाइन करना है, इस बॉक्स को जो 8 और 15 इंचेस का है, मटेरियल शीट का बना हुआ है, उसको हमने कट किया। उसकी स्क्वायर्स के अंदर स्क्वायर्स साइड्स यानी कि चौरस साइड जो हैं वो हमने कट की हैं लेंथ वाइज एक्स के अकॉर्डिंग। फिर उसको बेंड करना है, बेंड करके जो उसकी साइड बनेगी उसका हमने वॉल्यूम डिफाइन करना है, उसके अकॉर्डिंग हमने फंक्शन डिफाइन करना है। फिर हमने उसको फर्दर डोमेन में डिफाइन करना है कि उसकी डोमेन क्या बन रही है। क्वेश्चन मैंने दोबारा से यहाँ पे मेंशन नहीं किया। सबसे पहले तो मैंने ये ओरिजिनल बॉक्स लिया है, ये मैंने रेक्टेंगुलर फॉर्म लिया है। यहाँ पे रेक्टेंगुलर क्यों लिया है, क्योंकि स्क्वायर क्यों नहीं ली, क्योंकि 8 इंचेस और 15 इंचेस की फॉर्म थी। सेम होती तो यहाँ पे स्क्वायर बनना था, अब स्क्वायर की फॉर्म नहीं है, 18 8 और 15 के साथ है, इसलिए साइड में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट किया है। सी से डी तक या ए से बी, यहाँ पे मैंने इसकी मेंशन भी किया साइड, ए से बी जो साइड है या सी डी ये दोनों आपस में सेम है। आमने सामने वाली साइड जो है रेक्टेंगुलर की सेम होती है।
और ए सी एंड बी डी जो है वो दोनों सेम है, उनकी लेंथ क्या बन रही है 8 इंचेस। कट किया इसको चारों कॉर्नर से, कहता है 4 कॉर्नर से हमने इसको कट किया स्क्वायर फॉर्म में। ये मैंने ए को कट किया है ये स्क्वायर फॉर्म में, फिर सी को कट किया है यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में, यानी कि स्क्वायर फॉर्म मीन एक्स लेंथ का स्क्वायर कट करना है जिसकी चारों साइडें जो हैं वो सेम होंगी। अगर आप ये देखें तो मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट किया हुआ है, इसकी चारों साइड जो है वो एक्स के अकॉर्डिंग मैंने सेम ली है। सिमिलरली जब मैंने इसको कट किया है तो ये देखें ये भी चारों साइड जो है वो सेम है बी, और सिमिलरली इसको डी को कट किया चारों साइड से एक्स एक्स के साथ। तो टोटल मेरे पास कितनी थी, सी से डी तक जो टोटल था वो मेरे पास है 15 लेंथ है। जब मैंने इसको कटिंग किया है एक्स की साइड से, एक एक्स इस साइड से कट किया है और एक एक्स मैंने इस साइड से कट किया है, तो टोटल जो अब सेंटर वाली लेंथ है सिर्फ और सिर्फ ये वाली लेंथ को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो टोटल पूरी लेंथ के अंदर से जो कि 15 है, दोनों साइड से मैंने कट किया एक्स एक्स, तो यहाँ पे बन जाएगा 15 माइनस 2x। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर हुआ है। तो क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, क्वेश्चन में उसने 8 क्रॉस 15 इंचेस का एक बॉक्स हमें दिया है। बॉक्स को कहता है चारों साइड से एक्स एक्स लेंथ का उसको कट कर दें, स्क्वायर लेंथ कटिंग करनी है। कट करने के बाद उसको बेंड करना है। बेंड करने का मतलब है कि मैं इसको सिर्फ और सिर्फ इतना बॉक्स लूंगी, साइडों से मैं उसे बेंड कर दूंगी, इस साइड से भी बेंड करूंगी, इस साइड से भी, और चारों साइड से मैं इसको बेंड करूंगी। मैंने यहाँ पे इसे बेंड करके भी डिनोट किया हुआ है, ये देखिए मैंने जब इसको बेंड किया है तो अंदर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला स्क्वायर रह गया, ये वाली फॉर्म रह गई है। अब इस फॉर्म की बताइए जो अंदर आपके पास बेंड करने के बाद फॉर्म रह गई है, इस फॉर्म की आपने वॉल्यूम को डिफाइन करना है। सबसे पहले तो इस फॉर्म की हमारे पास लेंथ हमें पता होनी चाहिए, फिर उसके बाद जो है उसकी विड्थ, और देन हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि उसका वॉल्यूम क्या है। ठीक है, लेंथ पहले सबसे कटिंग की है, जी एच, ये मैंने नेम दिया इनको स्मॉल के साथ दिया जी, और इसको मैंने नेम दिया एच का, और ई और एफ के साथ मैंने इसको स्मॉल के साथ नेम दिया क्योंकि मैंने इसको कटिंग करने के बाद यहाँ पे डिफाइन किया। अब जी एच की लेंथ क्या रह जाएगी 15 माइनस 2x, क्योंकि टोटल जो थी वो 15 थी, मैंने दोनों साइड से एक्स को कटिंग किया है, तो टोटल में से मैंने वो जो कटिंग की हुई है वो अगर निकाल दूंगी तो मेरे पास जो है वो अंदर वाली ये सिंपल जो थोड़ी सी लेंथ है ये रह जाएगी 15 माइनस 2x के साथ। सिमिलरली जब मैं इसकी लेंथ की फॉर्म लूंगी ई और जी के साथ, तो मैंने यहाँ से भी एक्स एक्स की कटिंग की हुई है, तो यहाँ पे मेरे पास रह जाएगा टोटल थी 8, 8 में से मैं दो एक्स कटिंग करूंगी तो ये बन जाएगा 8 माइनस 2x। अभी तक इतना क्वेश्चन समझ आ गया? एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम जी ये जो जोन से हमने एक्स को लिया है इनवर्ट साइड पे, तो ये उन्होंने कौन सा प्रॉपर्टी दी है, हम इसको आउटवर्ड साइड पर भी दे सकते थे, मतलब एक बार अपना वो रेक्टेंगुलर कंप्लीट करके। आउटसाइड मीन आपका क्या है यहाँ पे? मतलब ये है कि हम एक बार अपना वो जो सा रेक्टेंगुलर है ना अपनी शक्ल वो कंप्लीट कर लें, जैसे भी उन्होंने जो सी प्रॉपर्टी दी हुई है 15 और 18 इंच, और देन बाहर वाली साइड पे हम ये आपने अंदर वाली साइड पे लिए हुए ना एक्स, ये हम बाहर वाली साइड पे क्यों नहीं ले सकते? मैं अभी आपको बताती हूँ हम उसको अदर साइड भी क्यों नहीं ले सकते। उसने वहां पे क्वेश्चन में वाजिया लिखा है, ये देखें, एन ओपन बॉक्स इज टू मेड ऑफ दिस फॉर्म, कटिंग आउट स्क्वायर्स विद साइड्स ऑफ लेंथ एक्स। कोई भी आपके पास बॉक्स है उसको आप कट करेंगे तो उसको बाहर से कैसे कट कर सकते हैं? किसी भी ओके। बॉक्स को कट करना है यहाँ पे। अब मेरे पास जब बॉक्स बाहर वाली साइड पे डिफाइन ही नहीं है तो मैं उसको कट कैसे करूंगी बाहर से? ये देखें बॉक्स ये है मेरे पास बॉक्स, ठीक है, ये मेरे पास ओरिजिनल बॉक्स है। अब इसको कहता है कट करना है आपने चारों कॉर्नर से। अब आपका क्वेश्चन ये है कि हम बाहर एक्स क्यों नहीं ले सकते, जब बाहर बॉक्स है ही नहीं तो मैं उसको बाहर से कट कैसे करूंगी? ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया? ओके क्वेश्चन मैम, मैं इसीलिए ठीक पूछ हो रही गया हूँ, मैम। क्वेश्चन में उसने कहा है कि चारों कॉर्नर से उसको कट करना है सेम स्क्वायर की फॉर्म में। स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती हैं, चारों साइड्स के अकॉर्डिंग उसने यहाँ पे इसको कट किया, इतना से यहाँ से कट कर दिया, सेम यही कटिंग की है, चारों साइड से उसने एक्स एक्स के साथ जो है उसको कटिंग करती है। फिर कहता है उसको बेंड कर ले। बेंड करने का मतलब है कि जब मैंने इसको यहाँ यहाँ तक कटिंग कर ली है, ये मैंने फॉर्म कटिंग कर ली है, जब मैं इसको बेंड करूंगी तो मैं ये वाली चीज यहाँ तक पूरी जो है वो अंदर की साइड पे बेंड कर दूंगी, और मेरे पास जो पीछे ओके स्क्वायर रह मैम। जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ ये स्क्वायर रह जाएगा इस फॉर्म में।
क्या नहीं, जी सॉरी, मैम लगी है रिफ्लेक्शन है समझ, बेटा। वो प्रॉपर्टीज थी क्वेश्चन की। ओके ठीक है, वो क्वेश्चन के अंदर डिफाइन है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको कट किया। कट करने के ओके बाद कहता है जो आपके पास अंदर जो आप रेक्टेंगुलर की फॉर्म रह गई है, उस रेक्टेंगुलर का आपने वॉल्यूम ड्रा करना है। मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर का वॉल्यूम लिया है। v इज इक्वल टू लेंथ क्रॉस विड्थ क्रॉस हाइट के साथ आता है। और यहाँ पे मैंने जिस लेंथ के अकॉर्डिंग उसे कटिंग की है वो लेंथ है मेरे पास x, उसके बाद उसकी विड्थ और हाइट है। विड्थ जो है वो x माइनस 8 माइनस 2x है, और हाइट जो है 15 माइनस 2x है। तो इट्स मीन वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर जो मेरे पास रिक्वायर्ड आफ्टर कटिंग आया है वो मेरे पास यहाँ पे डिफाइन है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, यानी कि ये तीन वैल्यूज हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर लें। नहीं करना चाह रहे तब भी कोई इशू नहीं है, आप इसको एज इट इज ही रहने दें। अब क्वेश्चन के अंदर जो उसने सेकंड पार्ट हमसे पूछा था उसमें उसने कहा है कि हमने इसकी डोमेन भी फाइंड करनी है। स्टेट द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की अब हम यहाँ पे डोमेन फाइंड करेंगे। अब डोमेन फाइंड करनी है तो एक बात आप लोगों ने यहाँ पे माइंड में रखनी है कि हमारा जो एरिया गिवन उसने दिया हुआ है 8 क्रॉस 15, हमने जो भी वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, उससे बढ़ना नहीं चाहिए, उससे लेस ही रहना चाहिए। यहाँ पे मैंने सिर्फ डोमेन कैलकुलेट किया पूरी, उसके बाद मैंने यहाँ पे डी इज इक्वल टू 0 और 4 की फॉर्म में लिखा है। सबसे पहले मैंने नेगेटिव नंबर लिए, x इज इक्वल टू -1, सब्स्टिट्यूट किया मैंने इसे अपने गिवन वॉल्यूम के अंदर। जब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करती हूँ देखिए मेरे पास ये है -1 और साथ में आ रहा था 8 माइनस 2x। 2x की जगह पे जब -1 पुट करेंगे तो आपके पास ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा मजीद माइनर करती हूँ ताकि आपको ऊपर फंक्शन भी शो करे। ये देखिए मेरे पास ये फंक्शन है, इसके अंदर मैंने सब्स्टिट्यूशन की है, -1 को सब्स्टिट्यूट किया है, यह आ जाएगा -1, 8 प्लस 2 हो जाएगा और 15 प्लस 2 हो जाएगा। और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो अगर आप सिंप्लीफिकेशन देखें इसकी, ये दोनों प्लस की वैल्यू है, इनका रिजल्टेंट पे आंसर आएगा 10 और 17, और बाहर वाला जो माइनस है -170 आंसर आएगा। उसमें जमील अपना माइक बंद करें। अब नेगेटिव साइन है, इस वैल्यू को मैं क्रॉस करूंगी अपनी डोमेन में से। तो डोमेन में से क्यों क्रॉस करेंगे, इसकी एक ही रीजन है, जो रीजन आप मुझे बताएंगे। कल जो क्वेश्चंस बताए थे मैंने आप लोगों को करने के लिए, टाइम, जी जी बोलें बोलें क्या बोल रहे थे। कल रीजन मैंने जो बताई थी, टाइम के अकॉर्डिंग जब फंक्शन आप ड्रा करोगे टी की दो वैल्यूज आएंगी, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। टाइम जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए नेगेटिव वाली वैल्यू को हम स्किप करते हैं। इसी तरह कोई एरिया अगर आपके पास डिफाइन है तो एरिया का मीन कोई सी भी एरिया के अकॉर्डिंग वैल्यू जो है वो पॉजिटिव उसने कवर की होगी तो फिर हमारे पास वो एरिया क्रिएट हुआ है, अदरवाइज एरिया क्रिएट नहीं होगा। जहाँ पे वॉल्यूम जो है वो नेगेटिव है, वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव ही होता है। नेगेटिव की कंडीशन तो यहाँ पे आएगी नहीं, क्योंकि हमने कोई चीज ली है, हमने कोई बॉक्स लिया है, इट्स मीन उसका कोई ना कोई वॉल्यूम जरूर है। नेगेटिव का मतलब होता है कि ये चीज नहीं है, नेगेटिव में चली गई है, नेगेटिव में ऐसी कोई भी क्वांटिटी नहीं होती। सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया x इज इक्वल टू 0। वॉल्यूम मैंने यहाँ पे लिया है v इज इक्वल x इज इक्वल टू सॉरी 0 लिया है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरे पास 0। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी वहां पे वैल्यू वॉल्यूम के अंदर, तो सारा का सारा वॉल्यूम जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि x इज इक्वल टू साथ में 0 आ रहा है। अब x इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे 1 लिया, 1 लेंगे तो आपके पास आंसर आता है 6 क्रॉस 13। और अगर आप देखें 6 क्रॉस 13 8 क्रॉस 15 के बिटवीन में ही आंसर आएगा। लेंथ जो है उसकी उसने डिफाइन की थी 15 और वेट जो थी वो हमारे पास 8 फॉर्म थी, तो ये भी वही फॉर्म बनेगी, 6 क्रॉस 13 डिफाइन नंबर है। उसके बाद लिया नेक्स्ट x इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे 2, देन वॉल्यूम मेरे पास क्या बनेगा, वैल्यूज मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके लिखी है, v इज इक्वल टू 2 क्रॉस 4 क्रॉस 11। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर बनेगा 8 क्रॉस 11, और पूरा को पूरा आंसर जो बनेगा 88 आंसर आएगा। वो भी हमारा वॉल्यूम जो है वो डिफाइंड नंबर है।
उसके बाद मैं यहाँ पे लूंगी x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 लेंगे तो वॉल्यूम हमारे पास फिर डिफाइंड नंबर है पॉजिटिव आएगा। इसके फर्दर 4 ले रही हूँ तो 4 पे भी मेरे पास ये आंसर जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में है। क्योंकि 4 पे ये 0 बन रहा है तो 0 के अकॉर्डिंग भी वॉल्यूम या तो हम लेते हैं कोई वैल्यू या नहीं लेते, दोनों कंडीशन होती है। जैसे मैंने x इज इक्वल टू 5 लिया है, 5 लेने से मेरे पास फिर आंसर जो है वो नेगेटिव आया, वॉल्यूम फिर नेगेटिव नहीं होता, इसलिए सिर्फ और सिर्फ वो वैल्यूज हमारी इसकी डोमेन में आएंगी जिनके आंसर जो है वो पॉजिटिव आ रहा है और 0 आ रहा है। तो हमारे पास डोमेन बनेगी गिवन फंक्शन की b इज इक्वल टू, यानी कि डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन 0 to 4। इसके अलावा कोई भी नंबर लेते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम नेगेटिव आता है, इसलिए वो नंबर जो है मैंने अपनी डोमेन से निगलेक्ट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। अब जी मैम। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7। इफ अ स्क्वायर ऑफ लेंथ x is cut from each corner of the square, if a square of length x is cut from each corner of a square cardboard of length 12 centimeter, then find the area A of the cardboard of a function as a x, also find the domain of this function। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास रेक्टेंगल फॉर्म थी, लिखा नहीं हुआ था वहां पे रेक्टेंगल है, क्योंकि वहां पे एरिया से ही हमने गैस किया है कि लेंथ और विड्थ आपस में सेम नहीं है, इट्स मीन फंक्शन जो है उसकी जो डिफाइनिंग होगी वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगी। मेंशन था क्वेश्चन के अंदर 8 क्रॉस 15 के साथ। अब यहाँ पे उसने स्क्वायर डिफाइन कर दिया, यहाँ पे अगर स्क्वायर नहीं डिफाइन किया जाता और आपको दे दिया जाता है 12 क्रॉस 12 सेंटीमीटर, इट्स मीन कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही स्क्वायर है क्योंकि उसकी साइड जो है वो आपस में इक्वल है। अब स्क्वायर फॉर्म भी डिफाइन कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर का एरिया भी दे दिया। आप कहता है उसको कट करना है एक्स लेंथ के साथ फ्रॉम ईच कॉर्नर, यानी कि चारों कॉर्नर से हमने उसको कट करना है। कट करने के बाद हमने उसका फंक्शन भी डिफाइन करना है, उसका एरिया यहाँ पे डिफाइन करना है। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने वॉल्यूम डिफाइन करना था, अब यहाँ पे फाइंड द एरिया लिखा हुआ है, यानी कि हमने एरिया डिफाइन करना है स्क्वायर का। और स्क्वायर का एरिया होता है उसकी लेंथ और विड्थ दोनों सेम होती हैं, तो हम उसका स्क्वायर ले लेते हैं। आल्सो फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, और इस फंक्शन की डोमेन भी हमने फाइंड करनी है, जैसे हमने पिछले वाले की डोमेन फाइंड की है, यहाँ पे इसकी भी हमने एज इट इज ही यहाँ पे डोमेन फाइंड करनी है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रा किया है 12 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग, उसको एक्स साइड से कटिंग की है, चारों साइड से मैंने इसको कटिंग किया है, तो अंदर जो स्क्वायर रह जाएगा आपके पास यहाँ पर वो वही कंडीशन जो पहले क्वेश्चन में थी, 12 माइनस 2x रह जाएगी। एरिया ऑफ कार्डबोर्ड इन एक्सप्रेशन ऑफ एक्स की फॉर्म में जब एक्सप्रेशन आएगा तो एरिया होता है हाइट क्रॉस लेंथ, हाइट और लेंथ दोनों सेम होती हैं स्क्वायर के अंदर, तो मैंने दोनों को पहले सेपरेट लिखा है और उसके बाद मैंने यहाँ पे उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, एरिया क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्लियर है कि एक क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक स्क्वायर दिया गया है जिसकी साइड सारों स्क्वायर्स की इक्वल होती हैं, उसको सेम इक्वल सीक्वेंस के साथ कहता है एक्स के साथ चारों कॉर्नर से कट करें। कट करने के बाद जो अंदर कार्डबोर्ड का एरिया रह जाएगा उसको आपने डिफाइन करना है और फर्दर उसकी डोमेन भी डिफाइन करनी है। अभी हमने सिर्फ उसका एरिया डिफाइन किया है, अब मैं इसकी फर्दर जो है डोमेन डिफाइन करूंगी, और डोमेन अब आप लोग मुझे बताएंगे कि इसकी डोमेन जो है वो 0 से 6 तक मैंने सिर्फ यहाँ पे मेंशन किया, मैंने इसकी डोमेन यहाँ पे फाइंड नहीं की। ये क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है कि इसकी डोमेन आप लोगों ने मुझे बतानी है कि 0 से 6 तक क्यों है, फर्दर आगे हमने डोमेन क्यों नहीं ली। अपनी कॉपी पेंसिल जरा ओपन करें, इसमें जो मैंने वॉल्यूम ऊपर जो एरिया निकाला है a इज इक्वल टू 12 माइनस 2x स्क्वायर, वो लिखें और इसके अंदर वैल्यूज पुट करें डोमेन के अकॉर्डिंग, कोई सी भी नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन को जरा करना स्टार्ट करें। अब अगर आप फंक्शन देखें तो मेरे पास फंक्शन है 12 माइनस 2x स्क्वायर। मैम बोले मैं जो नेगेटिव में जो वैल्यू चली जाती है नेक्स्ट में ना, जब हम 7 रखेंगे तो वो -14 आ जाएगा, तो इस वजह से शायद। एक बात तो यहाँ पे मैं बताती हूँ कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं आएंगी क्योंकि ओवरऑल फंक्शन का स्क्वायर है। सॉरी नेगेटिव पॉइंट भी पुट करेंगे आंसर जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। मैं यहाँ पे लेट कर रही हूँ, मैं नेगेटिव वैल्यूज भी लेट करती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा कैस हो जाए कि नेगेटिव वैल्यूज के साथ और पॉजिटिव के साथ यहाँ पे क्या डील होगा। मैं x इज इक्वल टू यहाँ पे लेट कर रही हूँ -2 लेट कर लेती हूँ। ठीक है, देन मेरे पास जो गिवन एरिया है जिसको हमने a से डिनोट किया है वो किसके इक्वल आएगा, a इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे या वैल्यू लिख देती हूँ पहले एक की, 12 प्लस 4
और इसकी पावर है मेरे पास 2। अब इसको आपने सॉल्व करके मुझे आंसर बताना है, इसका आंसर क्या आता है। 12 + 4 मीन आपके पास यहाँ पे आएगा 16 का स्क्वायर। 256 है ना जी। आंसर क्या आता है 256। जी जो मेरे पास ओरिजिनल है, ओरिजिनल स्क्वायर है, उसका मैं यहाँ पे एरिया लिखती हूँ। A = 12 × 12। आंसर बताएं क्या आता है। 144। 144। ठीक है। अब जो हमने यहाँ पे फाइंड किया, वैल्यू लिया मैंने x = -2। आंसर क्या आ रहा है। 256। आंसर आपके क्या बन रहा है 256। अब 144 ग्रेटर है या 256 ग्रेटर है। 256। 256 ग्रेटर है, लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे ओरिजिनल बॉक्स दिया हुआ था, स्क्वायर दिया हुआ है, उसका एरिया क्या है मेरे पास 144। कटिंग करने के बाद जो मैंने वैल्यू पुट की है उसके हिसाब से इसका एरिया मजीद कम होना चाहिए था, लेकिन मैंने जो पॉइंट पुट किया उससे क्या हुआ है, इसका एरिया मजीद बढ़ गया। इट्स मीन कि मैंने अपने एरिया के अंदर जो मैंने पॉइंट लेना डोमेन के अंदर, वो x = -2 जो है वो बिल्कुल भी नहीं लेना। ये पॉइंट मैंने इसके अंदर नहीं लेना, क्योंकि इससे मेरा एरिया जो है वो ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लूंगी x = -1। देन मेरे पास यहाँ पे a क्या बनेगा। a का डायरेक्ट आंसर अब आप लोग मुझे बताएंगे, यहाँ पे a का डायरेक्ट आंसर क्या बनेगा। ये मैम ये 100 बन रहा है 100 -1 पुट करने से। -1 पुट करने से आपके पास ये बनेगा 100 100 बन रहा है। 100 तो नहीं बनेगा। 14 मैम बनना है, फिर उसका स्केल लेंगे 196 बनना है। 196 आता है, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये ऐड होगा मजीद। -1 भी इसके अंदर नहीं आएगा क्योंकि इसका एरिया फिर मजीद बढ़ जाएगा। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ x = 0। x = 0 लेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट वही एरिया आ जाएगा जो ऊपर दिखाई है। x = 0 लेने से a = मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 144। 144। अब नेक्स्ट पे मैं फर्दर लूंगी x = 1। x = 1 लेंगे तो आपके पास एरिया क्या आएगा। अब आ जाएगा आपके पास एरिया = 100। सिमिलरली जितने भी वैल्यूज हैं आप आगे फर्दर लेते जाएं, वहां तक लेनी है जहां तक 144 तक ही आएगा, इससे ग्रेटर नहीं आएगा। अब पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में मेन डिफरेंस है, पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर वैल्यू जो हमारी थी वो नेगेटिव आ रही थी, इसके अंदर नेगेटिव का कोई सीन नहीं था, इसके अंदर स्क्वायर आ रहा था जिसकी वजह से सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। लेकिन पॉजिटिव वैल्यूज में से हमने जस्ट वो वैल्यू चूज करनी है जो हमारे इस एरिया को कवर करेंगी, इससे बाहर वाला एरिया इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। इसलिए हमने जो इसकी डोमेन आएगी वो 0 से लेकर 6 तक इसकी डोमेन आएगी, और बाकी नंबर जो है इसकी डोमेन के अंदर लाई नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। जी मैम, जो वैल्यूज एरिया के अराउंड अबाउट होगी वही लेनी है ओनली, तो बिल्कुल वही ज्यादा आप लेनी है, आगे बिल्कुल ओके। इससे ज्यादा जो है वो एक्सीड करती हुई वैल्यूज हमने नहीं लेनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, express the area and parameter of an equilateral triangle as a function of the triangle side length x। इक्विलेटरल ट्राइंगल तो हमने एरिया और पैरामीटर डिफाइन करना है, उसकी साइड की जो लेंथ है वो x है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड जो हैं वो सेम होती हैं। एरिया और पैरामीटर हमने इसका यहाँ पर डिफाइन करना है। सबसे पहले तो दोबारा से रिपीट करती हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल इसके अंदर साइड जो हैं वो तीनों सेम होती हैं, तीनों साइड्स की लेंथ जो है वो सेम आती है। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर, मैंने यहाँ पे इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल को डिनोट किया। तीनों साइड्स अगर आप देखें इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर सेम है। जब एरिया हमने डिफाइन करना है या पैरामीटर डिफाइन करना है तो एरिया के लिए मुझे ट्राइंगल की हाइट होना भी लाजमी है। हाइट डिफाइन करने के लिए मैंने यहाँ सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा की है, बेस वाली जो हाइट है, बेस वाली जो लेंथ है उसके ऊपर, जो उसको सेंटर में से पास करेगा। टोटल इसकी लेंथ क्या है, इस लाइन की लेंथ जो है वो मेरे पास x है। जैसे ही वो h के साथ कन्वर्टिंग होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगी x/2, यानी कि हाफ हो जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगी x/2 के अंदर।
Since the triangle is equilateral triangle है, the base of the triangle is equal to the length x. इसकी बेस जो थी, ये वाली लाइन जो थी वो x के इक्वल थी. बट फर्दर मोर हाइट जो थी फाइंड करने के लिए हमने एज जो है वो एक लाइन ली है जो परपेंडिकुलर है. तो हाइट के अकॉर्डिंग मेरे पास ये दोनों जो बेस हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे x/2 में. नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस की इक्वेशन के अकॉर्डिंग हाइट का स्क्वायर एंड प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास पॉइंट बनती है एक्स स्क्वायर की जो उसकी साइड के स्क्वायर के इक्वल आती है, जिसको हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं, उसके स्क्वायर के इक्वल आएगी. आगे पाइथागोरस की इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने अपना एरिया और पैरामीटर जो है वो यहाँ पे डिफाइन करना है. दोबारा से पाइथागोरस की इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस और हाइट का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर लिया. अब मुझे यहाँ पे हाइट फाइंड करनी है सबसे पहले, फिर मैं डिफाइन कर सकती हूँ इन फंक्शन ऑफ एक्स मेरे पास एरिया क्या डिफाइन होता है. हाइट मैंने यहाँ पे एक्स खुद से लिया था, हमें फंक्शन दिया क्या है कि हमने एक्स की टर्म्स में उसको डिफाइन करना है. तो एक्स की टर्म्स में डिफाइन करने के लिए मुझे यहाँ सबसे पहले डिफाइनिंग करनी है अपने एज की इन टर्म्स ऑफ एक्स. पाइथागोरस की इक्वेशन के हिसाब से मैंने एज को एक साइड पे रहने दिया, बाकी दोनों जो एक्स वाली वैल्यूज हैं एक साइड पे लगी हैं. और यहाँ पे जब जाके इसका स्क्वायर ओपन किया तो एक्स स्क्वायर ओवर 4 आएगा. एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4 आएगा और ये बनेगा ओवर 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4. सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर आपके पास आ जाएगा नोमिनेटर के अंदर 3x स्क्वायर ओवर 4. मुझे फाइंड करना है एज, लेकिन यहाँ पे है मेरे पास एज स्क्वायर, मैं इसको स्क्वायर रूट के साथ कंबाइन करूंगी. स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पे, तो मेरे पास ये बन जाएगा एज. प्लस और माइनस के साथ आता है, माइनस वाला यहाँ पे निगलेक्ट किया है क्योंकि हमारे पास हाइट जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव हाइट कभी भी नहीं होती. डायरेक्शन नेगेटिव हो सकती है लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन अभी हम नहीं पढ़े, हम सिर्फ हाइट फाइंड करें. तो मेरे पास यहाँ पे हाइट आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 एंड साथ में मल्टीप्लिकेशन में एक्स आएगा. ये मैंने अब हाइट फाइंड की है. अब मैं ट्राइंगल का एरिया और उसका पैरामीटर इजीली फाइंड कर सकती हूँ. ट्राइंगल का एरिया मेरे पास होता है ए इज इक्वल टू हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट. बेस किसके इक्वल थी, तो मेरे पास पूरी की पूरी जो बेस थी पूरी ट्राइंगल की वो एक्स के साथ है. उसकी हाइट किस फॉर्म में आई है, स्क्वायर रूट ऑफ 3x ओवर 2 के साथ आई है. मल्टीप्लिकेशन कर लें और आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आंसर आता है एरिया. नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर. रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर, ट्राइंगल के फॉर्म के अंदर हमने जो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड किया है वो हमारे पास हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट के इक्वल आया. और मेरे पास एरिया जो है वो हमारी गिवन इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया जो है वो अब इस वक्त स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 4 एक्स स्क्वायर की फॉर्म में. अब आगे फर्दर जो है हमने इसका पैरामीटर फाइंड करना है. इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग तीनों साइड जो है वो इक्वल आएंगी. p इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स के फॉर्म में, और मेरे पास पैरामीटर इसका जो है वो डायरेक्ट ही p इज इक्वल टू 3x फॉर्म में. अगर उसने दोनों को कंबाइन लिख दिया कि पैरामीटर ये है और एरिया जो है वो ये डिफाइन है. इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एरिया और पैरामीटर फाइंड करना था हमने, डोमेन इसकी फाइंड करने की नहीं दी हुई, इसलिए मैंने डोमेन यहाँ पे फाइंड नहीं की. अब आगे जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर उसने उसके पार्ट्स बनाए हुए, आगे 3 पार्ट्स हैं. सबसे पहले तो हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको डिफाइन करेंगे 1 बाय 1 गिवन वैल्यूज के अकॉर्डिंग. पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट इज कॉन्टेम्पलीमेंट द परचेज ऑफ एन एडिशन पेट्रोल कार. पेट्रोल लिया उसने कार के लिए लिया है. पुलिस एनालिटिक एस्टिमेट द परचेज कॉस्ट ऑफ द कार टू बी ₹7 lakh. They also have estimate an average operating cost of ₹6 per kilometer. और नंबर 1 पे हमने जो माइंड द मैथमेटिकल फंक्शन इन एक्सप्रेशन ऑफ एक्स, एक्स की एक्सप्रेशन में हमने अपना मैथमेटिकल फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करना सबसे पहले, which represent the total cost C of owning and operating the car in terms of the number of kilometer x it is driven. Secondly, what are project total cost if the car is driven 50,000 kilometer during its lifetime? And number 3 पे what are projected total cost if the car is driven 1 lakh kilometer during its lifetime? क्वेश्चन को मैं रिपीट करती हूँ. एक पुलिस कार डिपार्टमेंट है, पंजाब पुलिस का डिपार्टमेंट है, उसने कार के लिए जो टोटल पेट्रोल जो है वो उसका एस्टिमेट जो है पेट्रोल वो रुपीस में लगता है 7 लाख रुपीस में.
अब वैसे जिसका माइक ऑन है बंद करें। मोहम्मद शहरोज अपना माइक बंद करें। एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो पर किलोमीटर 6 रुपीज के हिसाब से 7 लाख का पेट्रोल जो है वो एस्टिमेट अंदाजन उसने कहा यहाँ पे एडिशनल पेट्रोल के तौर पे वो परचेज करते हैं। 6 किलोमीटर पर के हिसाब से सॉरी पर किलोमीटर के हिसाब से 6 रुपीज जो है वो उनका जो है कॉस्ट जो है वो प्राइस पे लग जाती है पेट्रोल पे। फंक्शन को हमने जो डिफाइन करना है वो किलोमीटर्स की फॉर्म में डिफाइन करना है और सेकेंडली फंक्शन डिफाइन करके उसके अंदर कॉस्ट को हमने डिफाइन करना है 50 किलोमीटर के हिसाब से। फिर हमने कॉस्ट फाइंड करनी है 1 लाख किलोमीटर के हिसाब से। सबसे पहले तो सी फंक्शन लेंगे। सी इज इक्वल टू आपके पास जो फंक्शन आएगा, फंक्शन किस फॉर्म में बनेगा, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया क्वेश्चन को, मैं यहीं पे सॉल्व करूंगी इसको। सी कॉस्ट फंक्शन को नेम दिया यहाँ पे इक्वल टू टोटल प्राइस एंड किलोमीटर, जितने बार आर के हिसाब से किलोमीटर के हिसाब से वो स्पेंड करते हैं वो यहाँ पे डिफाइन करना है। टोटल मेरे पास कितने थे 7 लाख एंड प्लस साथ में 6 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से डिफाइनिंग करते हैं, तो 6 किलोमीटर के हिसाब से भी उसकी पेमेंट जो है वो इसके अंदर ऐड होगी 6x। अब टोटल हमारी डिफाइनिंग नहीं है कि कितनी एक्सिस के साथ वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं, कितने किलोमीटर्स को 6 के हिसाब से डिफाइन करते हैं कि कितने किलोमीटर ड्राइव करते हैं कि 7 लाख पेट्रोल जो है वो टोटल स्पेंड हो जाता है। ये हमने यहाँ पे डिफाइन करनी है। सबसे पहले तो मैंने सिर्फ और सिर्फ उसका फंक्शन डिफाइन किया। अब सेकेंडली जो प्रोजेक्टेड टोटल कॉस्ट डिफाइन करनी है वो 7 के हिसाब से अब हमारे पास जो डिफाइनिंग है वो 50,000 किलोमीटर की। ये रुपीज हैं 7 और 50 जो है ये किलोमीटर्स है। किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग हमने डिफाइनिंग करनी है अपनी लाइफ टाइम ड्यूरिंग की कि 50 किलोमीटर्स के अंदर जो ड्यूरिंग लाइफ टाइम पे वो स्पेंड कर रहे हैं उस पर टोटल कॉस्ट जो है उनकी पेट्रोल की वो कितनी अप्लाई हो रही है। इसके लिए सिंपल है, जो हमारे पास अभी हमने फंक्शन डिफाइन किया है उसके अंदर 6 की जगह पे आप 50,000 को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपके पास रिक्वायर्ड यहाँ पे वैल्यू है, मैं यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करती हूँ। आंसर आप लोग मुझे जिससे बताइएगा कैलकुलेट करके। सी कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस है इज इक्वल टू 7 लाख एंड प्लस 6 50,000 के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट करना है। 10 लाख हो गया मैम। वन मिलियन 7 लाख है और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 3 लाख बनेगा। 3 और 7 जो है वो कंबाइन करके आपके पास 10 लाख बनेगा। अब सेकंड जो है यहाँ पर सेकेंडली कहता है अब यही चीज जो है वो लाइफ टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपने कैलकुलेट करना है 1 लाख के लिए। अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, जहाँ पे ये एक्स है वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना 1 लाख की और उसके हिसाब से आपका जो आंसर आएगा वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देना। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपने सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करना है। फंक्शन डिफाइन करने के बाद रिप्रेजेंट करनी है उसकी वैल्यूज, जैसे पीछे पीछे क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 2 उसके अंदर वैल्यूज को डिफाइन करना था, लेकिन यहाँ पे हमें फंक्शन भी खुद से डिफाइन करना है। इन मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट a firm incurs cost of two types की जो उसकी कॉस्ट है वो यहाँ पे डिफाइन हमने सबसे पहले करनी है। फिक्स एनुअल कॉस्ट उसकी फिक्स है 3,50,000 आर इनकर्ड रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्ट्स। जितने भी यूनिट प्रोडक्ट्स कर रहे हैं वो 2 टाइप्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे फर्म जो है वो डिफाइन कर रही है। इन एडिशन ईच यूनिट प्रोड्यूस कॉस्ट ऑफ फर्म ₹18। अगर हर यूनिट जो है फर्म का जो हर यूनिट है उसकी कॉस्ट जो है वो 18 रुपीज जो है उसके अकॉर्डिंग कहता है इफ सी इक्वल टोटल एनुअल कॉस्ट, सालाना कॉस्ट है यहाँ पे कॉस्ट इन रुपीज एंड एक्स इक्वल द नंबर ऑफ द यूनिट्स प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल के अंदर कितनी कॉस्ट जो है वो प्रोड्यूस होगी, अगर टोटल जो है 3,50,000 जो है उसकी फिक्स कॉस्ट है सालाना, उसके अंदर एडिशन जो होती है कहता है एडिशनल
के फॉर्म में 18% जो है वो कॉस्ट हर फर्म जो है वो डिफाइन कर रही है। इट्स मीन जो हम फंक्शन डिफाइन करेंगे उसमें हमारे पास पहले टोटल कॉस्ट आएगी, कॉस्ट के फंक्शन को सी से डिफाइन करेंगे, टोटल कितनी है एनुअल 3,50,000 और दोनों फर्म जो है वो एडिशन कर रही हैं कंबाइन करके 18 के हिसाब से। सालाना के अंदर 18 मजीद ऐड होगी और हमारे पास यहाँ पे फंक्शन बनेगा 3,50,000 प्लस 18x के हिसाब से। और फिर हम अपनी आगे कॉस्ट जो है वो ड्यूरिंग अ ईयर जितनी भी उसने डिफाइनिंग की है, जैसे नीचे उसने दी है 3 लाख के हिसाब से, और फिर रिप्रेजेंट करना है हमने डज F3 रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये दोनों कंडीशन हमने बतानी है। सबसे पहले तो यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करना है, कॉस्ट का फंक्शन है, उसको मैं दोबारा से सी के साथ ही डिनोट करती हूँ। आप सी के साथ डिनोट करना चाह रहे हैं ठीक है, अदरवाइज कुछ और के साथ कर सकते हैं, लेकिन इन केस अगर आपके पास जो है क्वेश्चन के अंदर सी के साथ डिफाइन नहीं किया हुआ, तब यहाँ पे कहा उसने सी के साथ हुआ है तो मैं पहले इसको सी के साथ ही डिफाइन करूंगी। C is equal to 3,50,000 प्लस जो एडिशन हो रही है फर्म्स के हिसाब से वो 18x है सालाना के हिसाब से। अब आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या वर्क करना है कि वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, 3 लाख सब्स्टिट्यूट करना है और उसके बाद जो है उसको रिप्रेजेंट करना है फंक्शन को अपने को 3 लाख के हिसाब से, जो भी उसका आंसर आएगा वो यहाँ पे सिर्फ आपने डिफाइन करना है। सब्स्टिट्यूट कर लेंगे अब आप लोग खुद ही से, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपने आंसर निकालना है और इसके अंदर कोई भी वैल्यू जो है वो डिफरेंट नहीं आएगी, आंसर आपका आ जाएगा जो भी आपका आंसर रिक्वायर्ड होगा। चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज जो 1.1 है उसमें हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज, उसके बाद फंक्शन, डोमेन, रेंज और फंक्शंस की डिफाइनिंग अभी तक सिर्फ और सिर्फ यही किया है। इसके बाद चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो हमारा सेकंड वाला टॉपिक है वो ग्राफ वाला टॉपिक है। ग्राफ वाले टॉपिक के बाद हमारा जो है वो सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा। ग्राफ वाले टॉपिक के लिए आप लोगों को मैं दोबारा से सजेस्ट करूंगी कि आप लोग कॉपी पेंसिल जो है वो लाजमी अपने पास रखिएगा, क्योंकि ग्राफ आप लोगों ने खुद से ड्रा करने हैं। क्वेश्चन को एक दफा दोबारा से कीजिएगा सारे क्वेश्चन को, कोई भी प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम पहले डिस्कस करके फिर मैं आगे की फर्दर मूव करूंगी चैप्टर के सेकंड वाले पोर्शन पे, ग्राफ वाले पे।